मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए, हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना देरी के हुए अपने क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो भैया मेरा तो एक असूल है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आशुतोष सर से पढ़ रहे हो तो कुछ तो बेनिफिट तो होना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलिए, तो उस बेनिफिट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक का भी रिकैप करते हैं, जिससे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बैक का लेक्चर देखे हुए बिना आते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बैक का लेक्चर देखे हुए रहते हैं बट उसका रिवीजन नहीं किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप करते हैं, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यदि आपने बैक का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, देन इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए रिकैप पे चलते हैं। देखिए, हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी क्लियर कर लिया हुआ था, जिसमें मैंने बताया हुआ था साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, उनके सब के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, फिर हम आए थे क्लास 11th के अपने साइटोलॉजी वाले यूनिट पे, जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमने स्टार्ट किया हुआ था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसमें हमने सेल के बारे में सारी डिटेल, कंप्लीट डिटेल बता दी हुई थी कि सेल क्या होता है, हमारे बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, सेल जब आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से फिर वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि जब भी सेल के डिस्कवरी की बात आएगी तो सेल की डिस्कवरी कौन किए हुए थे? रॉबर्ट हुक सबसे पहले किए हुए थे। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक जो सेल देखे हुए थे वो कैसा सेल था? डेड सेल था, यानी कि मरा हुआ सेल था। और वो मरे हुए सेल को किस चीज में देखे हुए थे? बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ की छाल में। ठीक है, तो ये हो गई उनकी वो। अब देखिए, ये रॉबर्ट हुक जो सेल देखे हुए थे वो डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। ठीक है, अब भाई एक क्वेश्चन आता है कि जब वो डेड सेल के बारे में देखे हुए थे तो आखिरकार जो लिविंग सेल है उसके बारे में कौन बताए हुए थे? तो याद रखिएगा, लिविंग सेल के बारे में बताए हुए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोएक। जो और ये साइंटिस्ट लोग जो सेल्स को देखे हुए थे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया हुआ था कि माइक्रोस्कोप 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम चीजों को क्लैरिटी से क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम चीजों को क्लियरली देख पाते हैं, और जो कि हमारे आसपास लेबोरेटरीज में या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में, जैसे जो यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है जो मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी चीजें जान ली हुई थी। उसके बाद सेल थ्योरी पे हम आए हुए थे। मैंने बताया हुआ था कि 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मेथियस लिडेन, ठीक है, वो थे जर्मन बॉटनिस्ट। ऑब्वियसली बॉटनी वाले हैं तो प्लांट के बारे में ही बोले हुए होंगे। तो वो बोले हुए थे कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि जितने भी तरीके के पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक एक साल बाद 1839 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्वान, शॉर्ट में उनको श्वान बोला जाता है। वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, एनिमल वाले साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ऑब्वियसली एनिमल के बारे में बताया। तो वो ये बोले कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनका एक आउटर कवरिंग लेयर होता है जो कि बहुत पतला सा झिल्ली टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ ही साथ वो भी ये बात बोले जो कि वो बोले हुए थे, लेकिन वो प्लांट के लिए बोले हुए थे, ये एनिमल के लिए बोले कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स और उनके कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब एक थे बॉटनी वाले
और एक थे जूलॉजी वाले, ठीक है। अब कंपटीशन होता है, जैसे मान लो कि कोई नीट वाला हो, नीट वाले को नीट वाले के साथ कंपटीशन होता है ना, नीट वाले को जेई के वाले के साथ थोड़ी ना कंपटीशन होगा, तो वो दोनों तो भाई भाई आराम से रहेंगे। तो वैसे ही एक थे बॉटनी वाले, एक थे जूलॉजी वाले। सोचे भैया हम लोग क्यों ना एक काम करें कि हम दोनों मिलके बायोलॉजी को कंप्लीट कर दें, यानी कि यानी कि एक थ्योरी दे दिया, ठीक है। और दोनों मिलके इसको एक थ्योरी के रूप में बना दिया और इस थ्योरी का नाम दे दिए सेल थ्योरी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को कौन बनाया था, तो मैथियस लीडेन एंड थियोडोर स्वान, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। उन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई कर कैसे दिए, अब वो जान लेते हैं। वो मॉडिफाई करने में जो वो मॉडिफाई किए, तो वो उसमें क्या किए, वो ये बोल दिए कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, वो जहां के थे और अपने लैंग्वेज में वो ये बोले ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये लाइन वो उसमें ऐड कर दिए। तो ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कौन किया था, तो रुडोल्फ विर्चो, ठीक। अब देखिए, अब आफ्टर मॉडिफिकेशन, बदलाव के बाद जो सेल थ्योरी है, तो उसमें दो लाइन कही जाती है, याद रखिएगा। जिसमें पहला लाइन है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और दूसरा ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया हुआ था ऑर्गेनिज्म, जीव दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, जब यूनिसेल्युलर की बात आएगी तो यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मतलब सेल, वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हुआ होता है उसको यूनिसेल्युलर, जैसे अमीबा वगैरह, ठीक। उसके बाद मल्टी सेल्युलर, जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि हम लोग, पेड़ पौधे, ठीक। चलिए, ये हो गई ऑर्गेनिज्म की बात। उसके बाद हम आए थे सेल्स पे। दो टाइप के सेल, एक था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मीन्स नॉट वेल डेवलप्ड। कैरियोटिक मैंने बताया हुआ था, कैरियोटिक बना है कैरियोन वर्ड से, और कैरियोन वर्ड का हिंदी में उसको कहते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, जिनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे आप मुझे देख रहे होगे, मेरा एक प्रॉपर शेप है, लेकिन उनके पास क्या था, कोई प्रॉपर शेप नहीं था, ठीक है। तो उनका न्यूक्लियस के पास कोई प्रॉपर शेप नहीं था उनका, यानी कह सकते हैं उनके पास न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है। और जब न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा तो फैमिली मेंबर तो भी वो भी एब्सेंट ही होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस और अदर जो ऑर्गेनल होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात कर लिए हुए थे। उसके बाद हम आए थे यूकैरियोटिक सेल पे। यू मीन्स ट्रू, मीन्स वेल डेवलप्ड, एंड कैरियोटिक जो कि बना है कैरियोन वर्ड से, मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। अब उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे एक अलग लेक्चर में बना के डाल दूंगा, ठीक है। अब उसमें हम ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनल में हमने पढ़ लिया हुआ था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया हुआ था, याद रखिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, तीनों में ही कॉमन होता है। याद कीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल के 3 लेयर, पहला सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसमें है। अब देखिए, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में जब आएंगे, प्लांट सेल में 2 लेयर, एक सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल, ठीक है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी है, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है। उसके बाद जब एनिमल सेल पे आते हैं तो एनिमल सेल में ओनली एक लेयर सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ना तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स है और ना ही सेल वॉल।
लेकिन सेल मेम्ब्रेन सभी में कॉमन है, याद रखिएगा। सेमी परमिएबल होता है, यानी कि वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने की परमिशन देता है, ये भी मैंने आपको वहां पे बता दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल की बात किए हुए थे, जो कि प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, फंगी में, एल्गी में, इन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लेयर होता है, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया हुआ था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन, एंडो मतलब अंदर, और मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि एक अलग फंक्शन करते हैं सेल्स के लिए, जिनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, इट इज टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद इट सेपरेट्स सेल मास इनटू डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जैसे कि पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, तीसरा है लाइसोसोम, एंड चौथा है वैक्यूल, ठीक है। चलिए देखिए, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इट इज अ टीनी, टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा छोटा, छोटा छोटा ट्यूबुलर नली के जैसे स्ट्रक्चर होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड का मतलब फैला, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होता है, ठीक है। इट सेपरेट सेल मास इनटू डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गेनल्स, ये क्या करता है, यानी कि सेल मास को, सेल के अंदर के कैविटीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। जनरली ये सिर्फ कहने के लिए, बट इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि मेन रोल क्या करता है, मेन पार्ट्स ज्यादा स्पेस क्या करता है, यही लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, चारों चीजें होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी एपरेटस, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तीसरा लाइसोसोम, और चौथा है वैक्यूल, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल्स। देखिए,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का मैंने बताया, टीनी, बड़ा छोटा छोटा होता है, ठीक है, ट्यूबुलर, देख रहे हो नली के जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर तो मेम्ब्रेन होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखिए जैसे साइटो मीन्स सेल, और सेल के अंदर जो प्लाज्मा था, फ्लूइड था, उसको बोलते थे साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा बिखरा हुआ दिख रहा है इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और एक क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको दिख रहा होगा बहुत सा घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, तो याद रखिएगा जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल। जैसे कि जेनेटिक मटीरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि होता है डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या है, ये सब अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। अब देखिए जो ईआर होता है ना, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब देखिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में RER, ठीक है। अब देखिए स्मूथ और रफ का मतलब क्या होता है वो अब जान लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेन है, कोई सड़क है, रोड है, ठीक है। अब रोड है एकदम स्मूथ है, वो हुआ स्मूथ वाला, ठीक है। रफ की बात करेंगे, वही सड़क पे क्या हो जाए, वहां पे गिट्टी बालू ईंट वीट ये सब रख दे, तो वहां पे क्या ब्रेक ले लेके चलना पड़ेगा, तो उसको क्या, उस रोड को क्या बोलेंगे, रोड बड़ा रफ था तो रफ। तो वैसे ही एक एंडोप्लाज्मिक वो होता है जो एकदम स्मूथ होता है, उस पर कुछ भी नहीं होता है, और एक वो होता है जो रफ यानी कि उस पर कुछ न कुछ चीज होता है। तो वो क्या होता है,
याद वो होता है राइबोसोम। याद कीजिए मैंने बताया हुआ था कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। बस मैंने बताया हुआ था जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया हुआ था कि जो राइबोसोम होता है छोटा छोटा दाना के जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए जो स्मूथ होगा उस पे क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। क्या होगा, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, वहीं यदि बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, RER की, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो देखिए अब SER और RER का फंक्शन भी, तो क्योंकि जो राइबोसोम था उसका काम क्या था कि वो क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस करता था। ठीक है, अब ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एट द साइट प्रोटीन सिंथेसिस takes place at the takes place with the help of राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम यहीं पे क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि RER SER में मेन अंतर क्या होता है, तो यही है उसमें मेन अंतर, इसमें राइबोसोम होता है इसमें नहीं होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और ये लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। इस चीज को याद रखिएगा। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, चलिए ये हो गया ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं दूसरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे जिसका नाम था गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपैरेटस। तो इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये सब होता है सिस्टर्नी। क्या होता है ये सब, इस सब का नाम है सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी in 1972। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1972। इट्स it helps
in the formation of packaging of food। ठीक है, यानी कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जो गोल्जी एपरेटस होता है, याद रखिएगा इसकी डिस्कवरी किए हुए थे कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट। कब? 1972। ठीक है, और ये जब इसकी बात की जाए कि इसका फॉर्म ये किस चीज में इसका काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पैकेजिंग ऑफ फूड। क्योंकि देखिए फूड का जो पैकेजिंग होता है वो भी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, कि जैसे मान लीजिए कि जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड वाला मटेरियल होता है तो उसको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यही गोल्जी एपरेटस उसकी मदद करता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और ये वाला कैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एकदम दिख रहा है आपको, धंसा हुआ एक स्ट्रक्चर है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि रेटिकुलम इस टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं रेटिकुलर स्ट्रक्चर। लिख लीजिए, मन करे ये पॉइंट तो, इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि ये कहां पे मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, क्लियर है? एक और पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि जैसे एक चीज और में भी मदद करता है, वो है होता है ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी ये उसकी मदद करता है। इस पॉइंट को मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा तीसरे हम पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा था लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सारी डिटेल हम यहां पे जानेंगे। देखिए लाइसोसोम एक छोटा छोटा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं, इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, एक और भी नाम है इसका, इट इज ऑल्सो known as suicidal bag of the cell। ठीक है, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th 10th में या फिर जीके में, आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, तो देखिए आत्महत्या की थैली, अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? देख पहली बात, आत्महत्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को चाकू मार देता है, फिर कुछ भी कर देता है, तो किस में आता है? दैट इज अ मर्डर। ठीक है, लेकिन वहीं यदि बात की है कि जब कोई अपने आप को, खुद को यदि किल करने की कोशिश करता है, खुद को यदि किल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? ये एक बड़ा ही अच्छा इसका एक काम, जैसे एक होता है ना कि जो जनरली जो गांव घर में होता है या फिर शहरों में जो होते हैं, कीचड़ साफ करने वाले, नालियों को साफ करने वाले, गंदगी को साफ करने वाले, तो लोगों के मन में उनके लिए कि क्या गंदगी साफ करता होगा ये वो दिस दैट। लेकिन एक बात होता है, एक नॉर्मल सी बात है कि ये एक सबसे अच्छी बात है कि भाई हम लोग गंदगी फैला रहे हैं,
लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे फैलाए हुए गंदगी को साफ करते हैं। ठीक है, तो बड़े कौन हुए? नो डाउट हमसे बड़े वो हुए। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी लाइसोसोम का काम यही होता है। जैसे सेल के अंदर जब कोई चीज खराब हो जाता है, जब कोई चीज सड़ गल जाता है, तो ये जो लाइसोसोम होते हैं वो उस चीज को एंगल्फ करके अपने आप को डीजेनरेट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इनका काम क्या होता है लाइसोसोम का, कि सेल के अंदर यदि कोई चीज खराब हो जाता है तो वो इसको क्या करते हैं, एंगल्फ करके अपने आप को नष्ट कर देते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंडेड structure. It is also a membrane bounded it is also a membrane bounded structure. Lysosome में is also a membrane bounded structure found in cytoplasm, which is formed during the packaging of food in Golgi कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, जिनका फॉर्मेशन कब होता है, जब गोल्जी एपरेटस में फूड का पैकेजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, उसी टाइम पे इनका फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, इट एंगल्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डैमेज्ड organelles and degenerates itself is self। ठीक है, so called idle bag of द सेल। ठीक है, यानी कि ये एंगल्फ कर लेते हैं डीजेनरेट या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है या फिर डैमेज्ड ऑर्गेनल होता है, और फिर ये खुद को डीजेनरेट यानी कि नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि आत्महत्या की थैली। ठीक है, चलिए अब हम अपने लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आते हैं, जिसका नाम है वैक्यूल। ठीक है, जिसका नाम है वैक्यूल। अब देखिए वैक्यूल का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम अभी जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक सब क्लियर होंगे। सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर एक चलिए हो गया। देखिए ये था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर वाला। बाहर वाला सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लांट सेल का, क्योंकि ये मेनली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है प्लांट सेल का, ठीक। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर में क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, और अंदर में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसके अंदर में जो जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक फ्लूइड। कैसा, जेली लाइक फ्लूइड। अब देखिए जेली लाइक फ्लूइड का मतलब क्या होता है, और ये क्यों ऐसा, साइटोप्लाज्म का जो नेचर है वो जेली लाइक क्यों होता है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक कप है, ठीक है। इस कप में मैंने क्या किया, इस कप में मैं क्या करूंगा, पानी डाल दूंगा, ठीक है। उस पानी में मैं क्या करूंगा, एक पेन, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये एक सेल है और सेल के अंदर में फ्लूइड है, वो जेली लाइक नहीं है, नॉर्मल पानी के जैसे, ठीक है। अब जब उसमें दो वहां पे बहुत सारे जब ऑर्गेनल होंगे, ठीक है, तो जब वो आपस में इधर उधर करेंगे तो अब आपस में इधर उधर करेंगे, क्या होगा, टकराएंगे, टकरा करके अपने आप को नष्ट कर, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। और जब सेल के अंदर का प्रोडक्ट ही नष्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेल नष्ट हो जाएगा, और हम अल्टीमेटली क्या है, सेल ही तो है। तो जब हमारा सेल ही नष्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो साइटोप्लाज्म का नेचर होता है वो जेली लाइक होता है, जो कि ऐसा फ्लूइड भी होता है, एक फ्लूइड भी है, मतलब कि वो एक फ्लूइड का भी काम करता है, और साथ ही साथ सेल जो सेल्स होते हैं उनको आपस में टकराने से रोकता है कि वो एक दूसरे के साथ टकरा करके नष्ट ना हो, समझे। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म का जो नेचर होता है वो जेली लाइक होता है, ठीक है। अब देखिए सेल के अंदर में आपको एक चीज और भी पता होगा कि जो सेल के अंदर में, ये मान लीजिए सेल के अंदर में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर ही तो बने हुए थे क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले स्मूथ वाले दोनों, ठीक। उसके बाद जो छोटा छोटा दाना के जैसे मैंने बताया हुआ था, क्या था, दाना के जैसे जो मैंने बताया हुआ था वो था हमारा राइबोसोम। क्या था, राइबोसोम, ठीक। अब इसी में एक मैंने बताया था कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम। क्या होता है, लाइसोसोम, ठीक। उसके बाद इसी में एक प्लास्टिड होता है जिसके बारे में आगे आपको पढ़ाऊंगा, जो कि प्लांट में जैसे ग्रीन कलर जो होता है ना, हरे रंग का, इसी यही सब क्या करता है, वो उसको कलर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जो हम अभी पढ़ रहे थे वो था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस के ऊपर में
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे इधर ही मंडरा रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इधर ही होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो वैक्यूल के बारे में, ठीक है। अब वैक्यूल का काम क्या होता है ये देखिए, ठीक है। इट टेक्स, वैक्यूल क्या करता है, इट टेक्स 90% स्पेस ऑफ द सेल मास, यानी कि सेल के अंदर का जो एरिया है, जितना उसका एरिया है उसमें से 90% एरिया यही ले लेता है। अब ये क्यों ऐसा ले लेता है अभी बताते हैं आपको। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, हर एक चीज का एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम हमारे पास है, सभी का अलग अलग से, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम खाना जो खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम उसको अपने शरीर से निकालते हैं तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। तो लेकिन इनके पास क्या है, अलग अलग सिस्टम्स इनके पास नहीं होता है सारा काम करने के लिए, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, अब देखियो कभी किसी प्लांट को कि सुबह सुबह उठते ही प्लांट जाता है टॉयलेट करने के लिए, नहीं ना, वो एक जगह जहां पे है वहीं पे रहता है। तो जब वो जहां पे रहता है वहीं पे रहेगा तो ऑब्वियसली कि वो भी, अब देखिए वो भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी अपना खाना बनाता है, लेकिन अपने खाने को कहीं निकाल नहीं पाता है। तो वो उसके पास एक ऑर्गेनल होता है वैक्यूल, जो कि सेल का 90%, क्योंकि अब भाई उनका जो पूरा वेस्ट मटेरियल वो तो जमा ही होगा ना, तो जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी जितने भी फूड होते हैं वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, वैक्यूल में। तो वैक्यूल का काम क्या होता है, इट स्टोर्स फूड, ठीक है, स्टोर्स फूड मटेरियल, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। वैसे भी हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोट, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही होगा, दूसरा कोई ऑर्गेनल हो सकता है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फटाफट से तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, इट हैव अ सिंगल membrane outer layer known as टोनोप्लास्ट, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाला वैक्यूल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है वैक्यूल का, ये क्या स्ट्रक्चर है, वैक्यूल का। लेकिन वैक्यूल का जो पतला एक लेयर जो होता है, जैसे सेल का जो लेयर था जिसको हम बोल रहे थे सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही वैक्यूल का जो आउटर लेयर होता है सिंगल लेयर वाला होता है, इसको बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट ने पूछा हुआ है वो ये है, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट, फाउंड इन फूड वैक्यूल इज सेम। ऐसा क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन होगा
एंथोसियानिन, सीधा सीधी इस पे टिक करके आगे बढ़िएगा और नीट में +4 मार्क्स इससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर और हमारा जो टॉपिक था वो था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद का तो आपको पता ही है, ठीक है, कि यार वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो या फिर कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सके, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, आपको यदि कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज सबसे इजी चीज़, यदि चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने सारे प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप और फेसबुक नंबर सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।